स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने का सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, इससे आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सकता है। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। KNT भवन, किसी हवेली की तरह दिखने वाला ये आलीशान घर अपने ही आप में एक सुंदरता की मिसाल है। पर आज इस सुंदर घर के चारों ओर एक अजीब सी मनहूसियत फैली है। लोगों की भीड़ इस घर को घेरे हुए है और गेट के बाहर एक एम्बुलेंस और एक पुलिस की जीप खड़ी है। अंदर से इस घर के मालिक कार्तिक नायर की लाश को बाहर लाया जाता है, जिनकी अचानक ही रहस्यमय तरह से मौत हो गई थी। पुलिस अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। मिसेस नायर गायब थी। कहा जाता है कि यहाँ मिस्टर और मिसेस नायर रहा करते थे, पर मिसेस नायर कहाँ गई वो किसी को भी पता नहीं था और मिस्टर नायर की रहस्यमय तरह से मौत पुलिस के लिए एक चिंता का कारण था। अजीब सा उलझा हुआ केस जिसे सुलझाने में ऑफिसर आशीष पंत लगे हुए थे, पर कोई कड़ी हाथ नहीं आ रही थी। बहुत दिनों तक केस पर जांच चलती रही, पर कुछ हाथ नहीं आया। थक हार कर फाइल को बंद कर दिया गया और उन केसेस की फाइल में दबा दिया जो इसी केस की तरह सुलझ नहीं पा रही थी। मिस्टर और मिसेस नायर की कोई संतान नहीं थी और जब बात आई कि ये KNT भवन चैरिटी में जाएगा या उनके किसी रिश्तेदार को मिलेगा, तो पता लगा कि मिस्टर नायर का एक दूर का कजन भाई था, रमन। लीगल प्रोसीजर के साथ उन्हें वो घर मिला। अचानक मिले इतने बड़े घर से वो बहुत खुश हुए। वो मतलब रमन, उसकी पत्नी गीता और बेटा बंटी। घर काफी बड़ा था। बड़ा हॉल, किचन, 4 से 5 कमरे, उनमें रखा सुंदर फर्नीचर जिसमें अभी भी नए फर्नीचर जैसी चमक बरकरार थी, और एक बड़ा सा शीशा जो हॉल में था। आसपास सुंदर नक्काशी बनी थी और शीशा बिल्कुल साफ था। गीता ये देख बहुत खुश हुई। उसने सोचा अब इसी के सामने मेकअप किया करूंगी। वहीं रमन आसपास का नजारा देख रहा था, जहां घर के पीछे से एक सुंदर नदी गुजरती थी जिसकी मधुर आवाज घर तक सुनाई देती थी। रात को खाना खाकर वो तीनों हॉल में सोफे पर बैठे थे, जहां रमन और गीता घर के बारे में बातें कर रहे थे और बंटी वीडियो गेम खेल रहा था कि तभी गीता की एक नजर उस शीशे पर पड़ी, जहां उसने अपने पीछे एक परछाई को देखा। एक झटके से वो पीछे की ओर पलटी, पर वहां कोई नहीं था। उसने वापस शीशे में देखा तो वहां भी कुछ नहीं था। रमन ने पूछा, क्या हुआ गीता? जिस पर वो कहती है, कुछ नहीं, शायद मेरे मन का वहम था। वो सोने के लिए चले गए। करीबन रात के 12:30 बजे गीता की एक आहट से आंख खुली, जैसे कोई घर में है। वो उठी
और डरते हुए बाहर हॉल में आई। हॉल में अंधेरा था, पर उसे हल्की सी हलचल होते हुए दिख रही थी। एक कोने से, जैसे वहां कुछ है, कोई एक काली परछाई, जो गीता के वहां आते ही किसी काली हवा की तरह शीशे में घुस गई। ये देख गीता का दिल धक्के से होकर रह गया। वो चिल्लाने लगी। रमन उठकर आया। गीता ने उसे सारी बात बताई, पर रमन ने कहा, यह घर नया है, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा होगा। तुम डरो मत और आराम से सो जाओ। अगले दिन गीता उस शीशे को ध्यान से देख रही थी। एक अजीब सी बेचैनी होती थी उसे उस शीशे के पास आते ही। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई देख रहा है, कोई है, कोई शीशे के उस पार है, जो लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। गीता इसी उधेड़बुन में थी कि शीशे में ऐसा क्या है कि तभी एक हाथ उस शीशे से बाहर आया। वो हाथ आधा गला हुआ था। उसने गीता का हाथ पकड़ा और वो उसे शीशे की ओर खींचने लगी। गीता जोर जोर से मदद की गुहार लगा रही थी। रमन बेडरूम में कुछ काम कर रहा था कि उसे गीता की आवाज आई। वह भागकर हॉल में आया, जहां उसने देखा कि गीता शीशे के सामने खड़ी है और जोर जोर से चिल्ला रही है। एक झटके से उसने गीता को हिलाया और पूछा, क्या हुआ तुझे? जिस पर रोते हुए उसने सारी बात बताई। रमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गीता कभी ऐसे बिहेव करती नहीं थी। उसे लगा शायद इसकी तबीयत खराब है। उसने उसे आराम करने के लिए कहा। उसने कहा कि आज खाना मत बनाना, मैं बाहर से ले आऊंगा। रात हुई और रमन खाना लेने के लिए बाहर चला गया। गीता बेडरूम में लेटी थी और वहीं बंटी अपना होमवर्क कर रहा था कि तभी एक तेज चीखने की आवाज आई। ये आवाज सुन गीता उठी और उसने अपने बेटे को नजदीक किया। ये आवाज घर से आ रही थी और धीरे धीरे ये आवाज बढ़ने लगी। किसी एक कमरे से आवाज आ रही थी, मुझे मत मारो। गीता ने दरवाजा बंद किया और रमन को फोन लगाया। ये बात सुन रमन भागकर घर आया। उसने घर का हर कोना छान मारा, पर वहां कोई नहीं था। गीता, क्या है ये? यहां तो कोई नहीं है, रमन ने चिढ़ते हुए कहा। जिस पर गीता कहती है कि उसे यहां नहीं रहना, यहां कुछ है। वो शीशा वही है इस सब की जड़। ऐसा कुछ नहीं है गीता, तुम ज्यादा सोच रही हो, रमन ने कहा, जिस पर गीता जिद पर अड़ गई। रमन को अगले दिन से ऑफिस जाना था और बंटी को स्कूल। तो गीता घर में अकेले रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि वो अपनी फ्रेंड निशा के घर चली जाएगी। और अगले दिन यही हुआ। वो निशा के घर चली गई, बंटी स्कूल और रमन ऑफिस। अब वो घर बिल्कुल खाली था, पर किसी के वहां ना होते हुए भी वहां कुछ ऐसा था जो उनके आने का इंतजार कर रहा था। दोपहर के 12 बजे रमन को याद आया कि वो एक अर्जेंट फाइल घर पर भूल गया है और उसे उस फाइल की बहुत सख्त जरूरत थी। वो सीधा घर की ओर बढ़ने लगा कि तभी उसे याद आया कि गीता तो घर पर होगी नहीं, तो उसे ही फाइल ढूंढनी पड़ेगी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। दरवाजा इतनी तेज आवाज करते हुए खुला जैसे उस आवाज के पीछे कोई अपनी चीख दबा रहा था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। लाइट्स ऑन करके वो सीधा बेडरूम में गया। वो फाइल्स ढूंढ ही रहा था कि उसे किसी की आहट सुनाई दी।
किसी के घर में होने की आहट। बेडरूम के पास वाले कमरे से आवाजें आ रही थी। उसे लगा शायद वहां गीता होगी। वो उसका नाम पुकारते हुए बेडरूम से बाहर निकला कि तभी उसने देखा उस कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। एक अजीब सी ठंडक का उसे एहसास होता है। उसने आवाज लगाई, गीता। कि तभी एक काले रंग की परछाई तेजी से बाहर निकली और सीधा शीशे में घुस गई। ये देख रमन एक उलझन में पड़ गया। जो उसने देखा उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था कि जो गीता कह रही थी वो सच है और उन्हें यहां रहना नहीं चाहिए। पर यह बात वो गीता को बता नहीं सकता था, इससे वो और डर जाती। उसने सोचा कि वो कल घर खाली कर देंगे। रात हुई, वो सब खाना खाकर सोने के लिए चले गए। आज रमन ने बंटी को उनके साथ सोने के लिए कहा। एक अजीब सा सन्नाटा था जिसमें घड़ी की टिक टिक की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी कि तभी इस चुप्पी को तोड़ती है एक औरत की आवाज। आवाज ऐसे कि जैसे वो दर्द में कर्राह रही है, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे। ये आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जिसे सुन वो तीनों डर गए। रमन ने गीता और बंटी को पीछे की ओर किया और खुद आगे जाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल एक चट्टान जैसे, जो हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार थी। आवाजें तेज होती जा रही थी कि अचानक ही सब कुछ शांत हुआ और एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगा, जिसे सुन रमन अपने होश में नहीं रहा। उसकी आंखें ऊपर की ओर हो गई और उसका शरीर ढीला पड़ गया। वो गीता और बंटी की ओर पलटा। उसकी आंखों की पुतलियां झपक नहीं रही थी। किसी कठपुतली की तरह वो अलमारी खोलता है, वहां पड़े टूल किट बैग से एक हथौड़ा निकालता है। इसे देख गीता डर गई। उसने बंटी को सीने से लगाया। वो चिल्लाने लगी कि हमें कुछ मत करो, मेरे पति को छोड़ दो, हम यहां से चले जाएंगे। पर इन सब बातों का रमन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो पागलों की तरह हंसते हुए भागकर हॉल में गया। गीता भागकर हॉल में आती है और बंटी को वहीं रुकने को कहती है। गीता ने देखा रमन पागलों की तरह हंसते हुए शीशे पर हथौड़ा मार रहा था, पर शीशा ना जाने कैसा था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। रमन हथौड़ा मारता रहा कि शीशे में हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी और जहां जहां दरार पड़ रही थी वहां से खून रिसने लगा। ये देखकर गीता का दिल किसी तेज एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रमन को रोकने के लिए आगे की ओर दौड़ी, उसका नाम चिल्लाने लगी, उसे पकड़कर झंझोड़ने लगी, पर रमन पागलों की तरह हंसते हुए बस शीशे पर हथौड़ा मार रहा था। खून से पूरे हॉल का फर्श लाल हो चुका था कि तभी शीशा टूट जाता है और जमीन पर रेत की तरह बिखर जाता है। जब गीता ने नीचे देखा तो वहां अब कोई खून नहीं था। उस टूटे शीशे के फ्रेम की ओर नजर घुमाई तो देखा शीशे के पीछे दीवार थी और दीवार पर अजीब से धब्बे बने हुए थे, कुछ अजीब से धब्बे जो जगह जगह थे। रमन ने अब दीवार पर हथौड़ा मारना शुरू किया। जैसे जैसे दीवार टूट रही थी, एक अजीब सी गंध पूरे हॉल में फैल रही थी। गीता ने कसकर रमन को पकड़ा और पीछे की ओर किया। इतने में उसका पैर मैट में फंसा और वो नीचे गिर गई। साथ में ही रमन भी गिर गया, जिससे वो होश में आया। दीवार आधी टूट चुकी थी और आधी टूटी दीवार से
उन्हें 2 लमकते हुए पैर दिखाई दिए जो कि आधे सड़ चुके थे। डर से गीता चीख पड़ी। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आई और दीवार को तोड़ा गया जिसके अंदर एक आधी सड़ी हुई लाश थी जो कि किसी औरत की थी। बाद में पता लगा कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मिसेस नायर की है, जिन्हें शायद मिस्टर नायर ने मारकर दीवार में चुन दिया था और दीवार पर यह बड़ा सा शीशा लगा दिया ताकि किसी को शक न हो। अगले ही दिन रमन और उसके परिवार ने घर खाली कर दिया, पर उन्हें तब एक बात समझ आई कि सारी आत्माएं सिर्फ इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि कई अपने अंदर कुछ ऐसे राज लेकर बैठी है जो वो जमाने को बताना चाहती हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी आत्माएं होती हैं? और अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो हॉरर टेप को फॉलो करें। स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो मेरे शो को रेटिंग्स दें, और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो जरूर करें। आईडी है हॉरर टेप हिंदी। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप।